नमस्कार प्यारे दोस्तों, इस क्लास में आज हम संज्ञात्मक विकास के बारे में बताएंगे। इसी के अंतर्गत जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास और सिद्धांत भी बताएंगे। साथ ही साथ बूनर साहब का भी संज्ञात्मक विकास के बारे में बताने जा रहे हैं। संज्ञात्मक का अर्थ क्या होता है, इस बात को आपको समझना है केवल, तब कहीं आगे का स्टेप जो है से अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। हर स्टेप को समझने से पहले, ठीक है, फर्स्ट स्टेप को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी क्लास में या किसी भी समय। संज्ञात्मक का अर्थ क्या होता है, तो मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार संज्ञात्मक वह मानसिक क्रिया है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान अर्जन होता है, जिसमें ज्ञान और जानकारी प्रत्याक्षीकरण अतः प्राज्ञा और तर्क सम्मिलित होते हैं। संज्ञान शब्द का प्रयोग अक्सर अधिगम और चिंतन को व्याख्यात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कॉग्निशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के कॉग्नोसियर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान। यह शब्द 15वीं शताब्दी के प्रयोग में आना प्रारंभ हो गया था, परंतु संज्ञात्मक प्रक्रिया सबसे अधिक ध्यान तब गया जब महान दार्शनिक अरस्तु, ठीक है, उन्हीं के द्वारा संज्ञात्मक क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू किया और स्मृति और प्रत्यक्षीकरण और मानसिक प्रतिरूप सम्मिलित होते हैं। संज्ञान शब्द का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे स्मृति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। संज्ञान पुलिस भी लेती है किसी जगह पे, जब ऐसी घटना घटती तो सबसे पहले संज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान अर्जित करना, ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ में आपको समझना है, टूटी फूटी भाषा में इसे रटना नहीं है। और अवधान भी होता है, स्मृति भी होता है, कार्य स्मृति होता है, निर्णय मूल्यांकन होता है, ठीक है। संज्ञान का अर्थ होता है तर्क और गणना भी संज्ञान का अर्थ होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा कि संज्ञान के इनमें से कौन सा अर्थ नहीं है, तो आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखनी होगी, तभी आप आगे का क्लास आपको अच्छी लगेगी। अबोधन और भाषा निर्माण आदि संज्ञान के रूप हैं। अब संज्ञान के विविध रूपों को भी अध्ययन करेंगे, जैसे चेतन, अचेतन भी होते हैं, मूर्त, अमूर्त रूप होते हैं, ठीक है। ये सब संज्ञान के रूप होते हैं। किसका संज्ञान, किस बात को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अंत प्रज्ञात्मक और संकलात्मक, ये भी संज्ञान के रूप होते हैं, विविध रूप हैं। ये तीनों रूपों को आपको ध्यान रखना है। कभी भी पूछेगा कि संज्ञान के कितने विविध रूप हैं, तो 3 रूप हैं, चेतन, अचेतन, मूर्त, अमूर्त और प्रयागात्मक, संकलात्मक, ठीक है। संज्ञात्मक के आधार पर यदि आपको हम बताने जा रहे हैं कि संज्ञात्मक कितने विविध रूपों में बटा हुआ है, तो विभिन्न परिप्रेक्ष्य में संज्ञात्मक प्रक्रियाओं का विश्लेषण भिन्न भिन्न तरह से किया जाता है, जैसे भाषा के क्षेत्र में, स्नायु के क्षेत्र में, मनोरोग के क्षेत्र में और जीव विज्ञान के क्षेत्र में। सभी क्षेत्रों के मतलब संज्ञान के अर्थ होते हैं ज्ञान अर्जित करना। मानव के क्षेत्र में भी हम लोग यदि कोई किताब पढ़ते, रामायण पढ़ते, गीता पढ़ते, कुरान पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, संज्ञान मतलब ज्ञान अर्जित करते, इसीलिए तो पढ़ते हैं। संज्ञान की परिभाषा अनेक विद्वानों ने अनेक रूप से दिए हैं, अनेक तरह से दिए हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार यदि हम बात करें, तो इन्होंने क्या कहा कि विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने और अबोध की मानसिकता, क्रिया और प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संज्ञान कहलाती है, ठीक है। किनके अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। उसी प्रकार वेस्टर शब्दकोश के अनुसार जानकारी, ज्ञान और प्रत्याक्षीकरण की क्रिया संज्ञान कहलाती है, ठीक है। इस बात को आपको भूलना नहीं है किसी भी हाल में। संज्ञान शब्द उन सभी प्रक्रियाओं के संदर्भ देता है जिनके द्वारा इंद्रियां, क्रियाएं रूपांतरित, मात्रा में कम, व्याख्यित, एकत्रित खोई शक्ति को अर्जित तथा प्रयुक्त होता है। ये निसर्ग का कथन है, ठीक। संज्ञात्मक प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए संज्ञात्मक प्रक्रिया की जटिलता और समझना आवश्यक है। संज्ञात्मक प्रक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम यह समझना होगा कि सामान्य दृष्टिकोण से व्यक्ति संसार का प्रत्याक्षीकरण कैसे करता है। हर क्षण व्यक्ति के चारों ओर सूचनाओं का जमघट होता है। प्राचीन काल में जब हमारे पास वेदांत नहीं थे और बहुत सारे धार्मिक किताबें नहीं थी, तो उन्होंने जो विचारों का संज्ञान लिया, जो ज्ञान अर्जित किया, वह पेड़ पौधे, घास भूस, प्राकृतिक से ही अर्जित करके आज हमें इतनी दूरी तक आधुनिक युग में पहुंच पाए हैं। शिक्षा
आज हम शिक्षक के रूप में हमें ज्ञान अर्जित करते हैं, शिक्षा हमें मिलता है शिक्षक के माध्यम से, लेकिन उस जमाने में प्राकृतिक से ही ज्ञान अर्जित होती थी, संज्ञान मिलती थी। जैसे पेड़ पौधे हिलना प्रारंभ कर गए तो हमें पता चल रहा था कि हवा जोरों से चल रही है, धीरे चल रही है, तो एक प्रकार के ये संज्ञान है, अर्थात ज्ञान अर्जित हो रही है। आयु और अनुभव के आधार पर बालक दुनिया को समझने की विकसित होती है, संज्ञात्मक विकास कहा जाता है। संज्ञात्मक विकास समझने की यही प्रक्रिया जिसमें बालक को ज्ञान अर्जित करने की जन्मजात वह योग्यता सम्मिलित होती है, बिल्कुल होती है। जन्मजात कहने का अर्थ होता है दोस्तों कि जब बच्चा जन्म लेता है कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद देखे होंगे कि जब उसे भूख लग जाती है तो मुंह में अपना हाथ ले जाना प्रारंभ कर देता है बच्चा। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता है वह अनेक चीज़ों को देखना स्टार्ट करता है, हंसता है, अपने माँ बाप का आवाज़ पहचानने स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है? संज्ञात्मक विकास है। ठीक है, संज्ञात्मक मतलब ज्ञान उसके अंतर्गत में, उसके अंदर में बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, इसी को संज्ञात्मक विकास कहा जाता है। कभी आपको यह रटना नहीं है, केवल समझना है और समझ करके ही लिखना है किसी भी क्लास में। मस्तिष्क की चिंतन और संगठन प्रणालियों का विकास संज्ञात्मक विकास, जिसमें से भाषा, मानसिक प्रतिबिंब, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान और स्मृति विकसित सम्मिलित होते हैं। अधिगम और संज्ञान की भूमिका क्या होती है? तो संज्ञान और अधिगम दोनों ही शिक्षा मनोविज्ञान के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आपको यह ध्यान रखना है। प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए अधिगम में संज्ञान की भूमिका को समझना आवश्यक है। बालक को अधिगम प्रक्रिया को सफलता उसका विकास निर्भर होता है। व्यापक रूप से अधिगम व्यापार में परिवर्तन व्याख्यात किया जाता है, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। बालक क्या सीखता है, कैसे सीखता है, अर्थात वह कैसे और क्या ग्रहण करता है, उसकी वृद्धि विकास कैसे होता है। ठीक है, वृद्धि और विकास बालक के अंदर से आता है। सभी 8 संज्ञात्मक प्रक्रियाएं अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेकेंड है, किसी भी नई सूचना को ग्रहण करने पर संज्ञान की आवश्यकता से व्यक्ति उस सूचना को प्रयोग लाने का प्रयास करता है। टेलीविज़न के माध्यम से आप देखे होंगे कि हम लोग सूचना प्राप्त करते, ज्ञान लेते हैं मोबाइल के माध्यम से। ठीक उसी प्रकार जानवर भी होते हैं जो कि अपने नाक कान के माध्यम से सूचना ग्रहण करते हैं, संज्ञान लेते हैं। जैसे पालतू बिल्ली यदि घर में आप देखे होंगे किसी फर्नीचर को जब वह खरोच लगाता है, कपड़ा को काटता है, तो हम लोग उस जगह पे कोई ढक देते या कोई चीज़ लगा देते हैं, तो वहाँ पे फिर वह खरोचना प्रारंभ बंद कर देता है। ठीक है, जिसे बिल्ली पसंद न करती तो बिल्ली के जल्दी ही समझ में आ जाती है और खरोचना पसंद नहीं करती है। यदि उसे हम समझाएंगे तो समझाना बड़ा जटिल होगा, लेकिन हम कोई प्रक्रिया के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते हैं तो तुरंत समझ जाती है बिल्ली। ठीक है, ये क्या है? संज्ञान है। अधिगम और संज्ञान सभी मस्तिष्कों में होता है, परंतु कभी कभी दोनों संबंध करने के लिए कोचिंग की आवश्यकता होती है। अध्यापक बालक का अक्षर उच्चारण सिखाता है, लिखाना सिखाता है। जैसे जैसे विद्यार्थी प्रगति करता है वह लंबे और जटिल शब्दों को सीखना प्रारंभ भी कर देता है। कुछ संज्ञात्मक योग्यता अधिगम परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। J.A. मिलर 1956 के अनुसार क्रियाशील स्मृति की सीमित मात्रा में सूचनाओं को थोड़े समय के तक तर्क रखती है। क्रियाशील स्मृति को पर्याप्त मात्रा बहुत कार्यों को निष्पादन को प्रभावित करती है, जैसे सामान्य भाषा का प्रयोग, कौशल अर्जन आदि। यहाँ पे बहुत चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अधिगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क की योग्यता विशेष रूप से अपना महत्व रखती है। बालक के सामने कोई जटिल समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपने पिछले अनुभव के आधार पर समाधान के लिए परिकल्पना बनाता है। जिन बालकों में आगमन तर्क कौशल अच्छा होता है वह अतीत के नमूने पैटर्न सामान्यीकरण करने में सफल हो जाते हैं। इसे क्रियाशील स्मृति का दबाव हो जाता है। संज्ञात्मक विकास देखते हैं। संज्ञात्मक विकास अध्यापकों के अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अध्यापक संज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। अधिक के ज्ञान का कौशल के अर्जन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रत्यक्षण, कल्पना, धारणा और पूर्ण स्मरण, समस्या समाधान, चिंतन, तर्क आदि मानसिक क्रियाएं द्वारा हम सभी लोग संज्ञात्मक विकास को आगे बढ़ाते हैं। संज्ञात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? संज्ञात्मक विकास का पहला संबंध उनकी तरीकों से होती है जिनसे बालक के अतिरिक्त मानसिक शक्तियाँ अर्जित, विकसित और अवसर के अनुसार प्रयुक्त होती है। जैसे
समस्या समाधान, स्मृति और भाषा शेष अवस्था में सीखने और याद रखने की सूचनाओं के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। क्षमता बहुत सामान्य स्तर पर होती, वे छोटे छोटे संज्ञात्मक कार्य करने में सफल होते हैं, जैसे सजीव और निर्जीव में अंतर करता है, कुछ वस्तुओं को पहचानना आदि। बाल अवस्था के दौरान अधिगम और सूचना संबंध कार्य की गति तीव्र हो जाती है। यदि याद रखने की अवधि बढ़ती, संकेतों के प्रयुक्त करने की क्षमता का विकास होता है। किशोरावस्था की ओर बढ़ते बालक का सूक्ष्म चिंतन की ओर भी बढ़ने लगती है। अनुभव और अधिगम संज्ञात्मक विकास में सहायक होते हैं। संज्ञात्मक विकास से तात्पर्य है बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने तथा कार्मिक रूप से उसे लायक बना देने से होता है, जिसके विभिन्न परिस्थिति समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो संज्ञात्मक विकास का मानसिक विकास से संबंध जरूर होता है। ठीक है। उसी प्रकार जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास को हम यहाँ बताने जा रहे हैं। जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास क्या कहता है, इसको भी आपको समझना होगा। जैसे जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लें। जीन पियाजे का जन्म 1896 में और मृत्यु 1980 में स्विट्जरलैंड निवासी थे और मनोवैज्ञानिक इन्वेंशन थे। वो मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, अर्थात मन की बातों को परखने में बहुत आगे थे। उसी को जो मन की गति को, मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती, जिनके पास समझ होती है, उसे मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कोई भूगोलवेत्ता रहता है जो भूगोल के बारे में, ठीक है, जानकारी रखता है, उसे भूगोलवेत्ता कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार मन के बारे में जानकारी रखने वाले को मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। जीन पियाजे के संज्ञान विकास का एक नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या सिद्धांत मतलब नियम होता है। सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, नियम। उसके अनुसार संज्ञान विकास की अवधारणा आयु न होकर के बालक द्वारा चाही गई अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया तक पहुंचने की निश्चित प्रगति है। बालक बाद की अवस्था की क्रिया नीतियों की शुरू के स्तर की क्रिया नीतियों की उपलब्धि और उनके अभ्यास के बिना ग्रहण नहीं कर सकता है। इस संबंध में आर्सबेल की टिप्पणी प्रस्तुत की जा सकती है। ये तो जीन पियाजे ने जंतु विज्ञान के डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की थी सन 1920 ईस्वी में। पेरिस में वेनेंट टेस्टिंग प्रयोगशाला के साथ जुड़ गए थे। कभी पूछेगा कि वे किस प्रयोगशाला के साथ जुड़े हुए थे, तो टेस्टिंग, ठीक है, वेनेंट टेस्टिंग के साथ जुड़े हुए थे। बच्चे के साथ परीक्षण और विच्छेदन का प्रयोग करते थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, संज्ञात्मक विकास के जो परीक्षण किए थे अपने ही घरों में किए थे, ठीक है, और यह सिद्धांत उन्होंने किया था। इनके द्वारा ये सब पुस्तक छपी थी। द लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 ईस्वी में आई थी, ठीक है। इस तरह से इन्होंने अनेक बुकों का लिखे हैं। आपके सामने ये सब बुक का नाम है, आपको भी यह ध्यान रखना है, कभी कभी बुक का भी नाम पूछ देगा, ठीक है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण सब प्रत्यक्ष मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अनुकूलन होता है क्या है? पियाजे के अनुसार बालकों का वातावरण के साथ सामंजस्य बनाना ही अनुकूलन कहलाता है। जैसे कुछ दिन पहले आप यदि नए बच्चे को आप नए स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं तो वह उस अनुकूल, वहाँ के विद्यार्थियों के अनुकूल में घुलने मिलने में उसको समय लगती है, उसी का अनुकूलन कहा जाता है, उसी को अनुकूल कहा जाता है। वहाँ के लोगों के, वहाँ के वातावरण के अनुसार घुल मिल जाना, उठन, तो उसे अनुकूलन के अंतर्गत रखा जाता है। साथ ही साथ जिसे अनुकूलन कहा जाता है वह आत्मसातकरण हो जाता है उसके आत्मा में। और अनुकूलन की दो उप प्रक्रियाएं भी हैं, जैसे आत्मसातकरण और समायोजन। इन दोनों समानता यह है कि दोनों उप प्रक्रियाएं स्वयं वातावरण को, वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने में मूल योजना है। आत्मसत्करण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए वास्तविक से समायोजन करने के लिए पूर्व से सीखी गई मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। जैसे यदि शिशु किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेता है तो वह आत्मसंस्करण का उदाहरण होगा, क्योंकि वह वस्तु को एक परिचित किया, अर्थात खाने की क्रिया के साथ साथ आत्मसात कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविक से सामंजस्य करने से पहले की परिचित मानसिक प्रक्रिया या योजना को से काम नहीं चलता है, ठीक है। अब यहाँ से साम्य धारण को देखते हैं। साम्य धारण किसे कहते हैं? साम्य धारण का प्रत्यक्ष अनुकूलन से
सप्रत्यय से मिलता जुलता है। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक आत्मसत्करण तथा समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच का एक संतुलन कायम करता है। इस तरह से साम्य धारण एक तरह से आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है। पियाजे का कहना था कि जब बालक के सामने ऐसी परिस्थितियां सामंजस्य आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था, तो उसमें एक तरह का संज्ञात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए संतुलन लाने के लिए आत्मसंस्करण या समायोजन दोनों तरह की क्रियाओं का प्रारंभ हो जाती है। संरक्षण मतलब होता है वातावरण में परिवर्तन स्थिति दोनों को पहचानने में समझने में क्षमता और किसी वस्तु के रंग रूप परिवर्तन को उस वस्तु को तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। पियाजे का सिद्धांत ऐसे सप्रत्यक्ष जिस पर मनोवैज्ञानिकों को सबसे अधिक शोध किया है। संज्ञात्मक संरचना किसी बालक के मानसिक संगठन मानसिक क्षमताओं को सेट को संज्ञात्मक संरचना कहा जाता है। संज्ञात्मक सेट मतलब जैसे आप कॉपी का नोट्स का सेट मांगते हैं कि हमको इस विषय का सेट दीजिए, तो क्या होता है उसमें उसके अनुसार ठीक है सेट किया जाता है, सीढ़ी बाय सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप सेट किया जाता है, तो उसे संज्ञात्मक संरचना के रूप में हम कह सकते हैं। जैसे रीली लिविस और टेनर के अनुसार बालक के मानसिक संगठन क्षमताओं को ही संज्ञात्मक संरचना कहा जाता है। मानसिक सक्रिया क्या है? जब भी बालक किसी समस्या को समाधान पर चिंतन करता है, वह मानसिक सक्रिया करते समय समझा जाता है कि अतः पियाजे के सिद्धांत में मानसिक सक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। इस तरह कहा जा सकता है कि संज्ञात्मक संरचना सक्रियता और मानसिक सक्रिया है। स्क्रीमस ठीक है, स्क्रीमस बहुत बार पूछ देता है स्क्रीमस क्या है, तो व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिससे आसानी से दोहराया जाता है। जैसे बालक स्कूल जाने के लिए अपना किताब कॉपी वर्ग रूटीन अनुसार होता है और स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, व्यवहार करता है, तो उसे स्क्रीमर कहा जाता है। और यह क्रिया जो है वह प्रत्येक दिन कर चलता है। क्या करता है? प्रत्येक दिन करता है। ऐसा नहीं कि एक दिन जूता पहन लेगा तो दूसरा दिन नहीं पहनेगा, ये नहीं। स्कूल जाने से जो कपड़ा जूता चप्पल पहनता है उसे स्क्रीम से बोला जाता है। और स्क्रीमा का अर्थ होता है स्क्रीम से बिल्कुल अलग सब प्रत्यय है। पियाजे का स्क्रीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। स्क्रीमा इस तरह मानसिक सक्रिया और संज्ञात्मक संरचना से काफी संबंधित सब प्रत्यय है। विकेंद्रण पियाजे के अनुसार विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज के बारे में वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। जिनका कहना था 3-4 महीने की उम्र में बालक में ऐसी क्षमता नहीं होती, बल्कि वह किसी वस्तु या चीज के बारे में आत्म केंद्रित ठीक है ढंग से सोचता है। परंतु कुछ उम्र बीतने पर उसे जब वह 23 या 25 महीने का हो जाता है तो उसमें चीज़ें के बारे में वास्तविक ढंग से वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे का विकास का सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्या है जीन पियाजे, इसके बारे में बताएंगे। जैसे जीन पियाजे ने 4 सिद्धांत दिए हैं। संवेदी पेशीय अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष माना गया है। अपाक सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठोस सक्रिय व्यवस्था जो 7 से 12 वर्ष है। और औपचारिक सक्रिय व्यवस्था जो कि मतलब 11 से लगभग 15 वर्ष तक मानी गई है। यहाँ पे वयस्क के प्रारंभ तक मानी गई, लेकिन आपको हम बता रहे हैं सुविधा के लिए 11 से 15 वर्ष की अवधि मानी जाती है। संवेदीय पेशीय अवस्था किसे कहा जाता है? इसके अंतर्गत में क्या चीज रखा गया, किन बालकों को रखा गया? तो जन्म से 2 वर्ष के बालकों को रखा गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे जरा सा हल्के में मत लीजिएगा। शिशुओं का संज्ञात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। पहली उप अवस्था में प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, यह जन्म से 30 दिन तक होती है। इसके अंतर्गत 6 उप शाखाओं में बांट दिया गया। किसके? संवेदीय पेशीय अवस्था को। पहला पेशीय उपव्यवस्था प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, इसके अंतर्गत में जन्म से 30 दिन के बच्चों को रखा गया है। अवस्था में बालक और मात्र परिवर्तित क्रियाएं होती है। दूसरी है 1 से 4 वर्ष के बच्चों को रखा गया है, मतलब 1 मंथ से 4 मंथ के बच्चों को रखा गया है। इसके अंतर्गत एक दूसरे के साथ
अधिक समन्वित हो जाती है और व्यवहारों का प्रमुख इसलिए कहा जाता है। तीसरा है, खुद से भी पढ़ सकते हैं। तीसरी उप अवस्था गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाएं की अवस्था होती है, जिसमें से 4 से 18 महीने की अवधि मानी गई है। शिशुओं को वो वस्तुओं को उलटने पलटने छूने अपना अधिक ध्यान देना प्रारंभ कर देते हैं बच्चे। ठीक है, 4 से 8 महीने देखे होंगे कि उसके पास खिलौना रख दीजिए तो उसे तोड़ फोड़ करके इधर उधर पलट करके देखना प्रारंभ कर देता है। तो ये 4 से 8 मंथ में प्रारंभ हो जाती है। चौथी उप अवस्था है गौण अस्क्रिमिता के समन्वय की अवस्था, जो 18 से 12 मंथ के बीच में प्रारंभ होती है। बालक का उद्देश्य तथा उस तक पहुंचने के साधन में अंतर प्रारंभ कर देती है। बालक देखे होंगे खिलौना यदि दूर में है तो वह पेट के माध्यम से घसकना स्टार्ट कर देती है, खिसकना स्टार्ट करती है। ठीक है, और इधर उधर हटाकर खोज जारी कर देता है। और इसके द्वारा बच्चा क्या होता है, जैसे आप सुला करके गए हैं तो वह पलटना भी प्रारंभ कर देती है। ठीक है, 1 साल के दरमियान में। पंचमी उप व्यवस्था है 12 से 18 महीने। इस अवधि को, ठीक है, अवस्था में गुणों और प्रयास त्रुटि विधि सीखने की कोशिश करता तथा अवस्था में बालक की अपने शारीरिक क्रियाओं की अभिरुचि कम हो जाती है। वह स्वयं कुछ वस्तुओं को लेकर प्रयोग करना प्रारंभ कर देती है। छठी उप व्यवस्था है कि इस अंतिम व्यवस्था में 18 से 24 माह तक अवधि को होती है। इस अवस्था में जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देती है। इस अवस्था में बालक उन वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है और दृष्टिगोचर नहीं होती। इस गुणों के वस्तु अस्तित्व कहा जाता है। सेकेंड है पाक सक्रियात्मक व्यवस्था। ठीक है, जी हाँ, ये जीन पियाजे का ही सेकेंड अवस्था है। इसके अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है। कौन को? पाक सप्रात्यात्मक अवधि जो 2 से 4 वर्ष से रखा गया है। ठीक है, यह भूलना नहीं आपको है। और दूसरा है अंतदर्शीय अवधि 4 से 7 वर्ष, कहीं कहीं ए और बी के रूप में भी पढ़ने को मिलेगी। प्रथम अवधि जो पाक सप्रत्यात्मक अवधि के रूप में रखी गई है, इस अवधि में बालक सूचकता विकसित कर लेता है। सूचकता का अर्थ होता है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा, चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है। जीन पियाजे ने 2 तरह की सूचकता का बल देते हैं। पहला संकेत के माध्यम से, जब मानसिक चिंतन का दूसरा नाम संकेत है। संकेत ठोस वस्तु से अधिक सदृश होती है। जैसे जब बालक अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है तब उसके मन में माँ की प्रतिमा बनती है। चिन्ह, जैसे कोई भी वस्तु देख करके वह हिलना डोलना खुशी जतन करता है, खुशी करने स्टार्ट कर देता है, मनाना स्टार्ट, हंसने लग जाता है, तो चिन्ह के माध्यम से। ठीक है, सेकेंड स्टेप है जीवाद। जीवाद का अर्थ होता है कि चिंतन ऐसी सीमा और बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझने लगता है, उसे जीवाद कहा जाता है। और आत्म केंद्रित, वैसे जो अपने ही बातों को वह मानता है। जैसे वह तेजी से दौड़ता है, सूर्य भी तेजी से चलना प्रारंभ कर देता है तो उसे गुड़ियों वही देखता है, तो वह सोचता है। यदि पियाजे ने यह भी बताया कि जैसे जैसे बालक का संपर्क अन्य बालकों या भाई बहनों से बढ़ता चला जाता है, उसके चिंतन में आत्म केंद्रित कम हो जाती है। द्वितीय अवधि अंतदेशीय अवधि, इस अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्क पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अवधारणा साधारण मानसिक, ठीक है, साधारण मानसिक प्रक्रियाओं से जोड़ घटाव गुणा भाग आदि को सम्मिलित होती है। उन्हें वह कर पाता है, परंतु मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे छिपे नियमों को वह नहीं समझ पाता है। अंतदेशीय चिंतन, इस प्रकार का ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। पियाजे ने अंतदेशीय चिंतन की भी एक सीमा बताई है, वह है 4 से 7 वर्ष। ठीक है, अर्थात इस उम्र में बालक जो होता है 2 × 2 4 होता है, परंतु 4/2 कैसे होता है यह समझ नहीं पाता है 4 से 7 वर्ष में। ठोस सक्रिया की अवस्था, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह 4 से 7 वर्ष से प्रारंभ होती है और 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है, अर्थात सकते हैं मानसिक सक्रियाएं कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। जैसे यदि 3 वस्तु ABC दी जाए तो उन्हें देखकर वे आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये ठोस
सक्रिया की अवस्था के अंतर्गत आती है। लेकिन जय अणु बड़ा है, इसमें कोई इसमें वह तर्क नहीं लगा पाएगा, ना समझ पाएगा। ठीक है। इस अवस्था में बालक तरल, लंबाई, भार तत्व के संरचना से संबंधित समस्याओं का समाधान करते पाए जाते हैं। अर्थात किसी बालक की लंबाई, भार, वजन, इन समस्याओं को वो तुरंत परख लेगा, लेकिन जटिल से जटिल समस्याओं को, जटिल से जटिल मैथ को, गणित को वह नहीं हल कर पाएगा। अर्थात दी गई वस्तुओं को उसे लंबाई, वजन के अनुसार घटते क्रम बढ़ते क्रम में सजाने की क्षमता आ जाती है। यही है, क्या है, तो इस बात को आपको रखना है, ठोस सक्रिय अवस्था में यही चीज़ पूछेगा सीटेट में, बाकी परिभाषा नहीं पूछेगा। आप समझ रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि इस अवस्था में ठोस, भार, लंबाई आदि चीज़ों को वह परखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अब इसके दो सीमाएं बताई गई है। किसके? तो ठोस सक्रिय अवस्था के। कौन कौन? इस अवस्था में बालक मानसिक सक्रियाओं तभी कर पाते हैं जब वस्तु ठोस रूप से उपस्थित होते हैं। सेकेंड, इस अवस्था में चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है, क्योंकि बालक दी गई समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के बारे में नहीं सोचता है। 4 है औपचारिक सक्रिय की अवस्था। इसकी उम्र कितनी मानी गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 वर्ष से 15 वर्ष तक चलती है, अर्थात वयस्क काल तक चलती रहती है। इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला होता है, प्रभावी होता है। देखे होंगे कि इस अवस्था में जो लड़के लड़कियां होते हैं वो बिजली के समान उसके अंदर में स्फूर्तियां होती है। ठीक है। तो कभी कभी आपके अंदर में पूछ देगा कि स्फूर्ति का काल किस अवस्था, बाल अवस्था को बोला जाता है। ठीक है। लेकिन चिंतनशील अवस्था किसे बोला जाता है? तो वह किशोर अवस्था को बोला जाता है। क्रमबद्धता आ जाती है। अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करके करने में सक्षम हो जाती है। इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए समस्या के एकांशों को ठोस रूप से उसके सामने उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इस तरह किशोरों के चिंतन में वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। पियाजे का मत है कि औपचारिक सक्रिया की अवस्था अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक परिवर्त्य होती है तथा यह किशोरों की शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। जिन बालकों का शिक्षा स्तर काफ़ी नीचा होता है उसमें औपचारिक सक्रियात्मक चिंतन भी काफ़ी कम होती है। चिंतन मतलब सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता भी बिल्कुल कम होगी, क्योंकि शिक्षा क्या करती है? हमारी माइंड को डेवलप करती, विकास करती है। इसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है। तो आपको जब भी परिभाषा लिखने की बारी आएगी तो आप इसी तरह लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार बूनर का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ देता है कि बूनर का संज्ञात्मक विकास कितने भागों में बटी हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन, वो भी ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए बूनर का जो 3 प्रक्रिया था वह क्रियात्मक स्तर है, प्रतिबिंबात्मक स्तर और संकेतात्मक स्तर है। इसमें बिंबात्मक स्तर का अर्थ होता है इमेज के माध्यम से, बीम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, और संकेतात्मक मतलब होता है संकेत के माध्यम से। ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम बालक जो होता है गामक गतिविधियाँ करता है, जिसके बाद वह प्रतिबिंब बनाना प्रारंभ करता है। प्रतिबिंब उसके माइंड में क्या होता है? एक प्रकार के चित्र बनता है, इमेज बनता है। ठीक है। अतः वह सीखते हुए शब्दों का, भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ करता है। पियाजे द्वारा वर्णित तीनों अवस्थाएं बूनर के तीनों स्तर से मेल खाती है, यह ध्यान रखेंगे। कभी पूछेगा कि बूनर की तीनों अवस्था किनके अनुसार मेल खाती है, तो जीन पियाजे के अनुसार मेल खाती है। ठीक है। शब्दों में यह अनुभव परोक्ष रूप से आरंभ होता है, वह शिक्षा अधिक प्रभावी हो सकती है। ऐसा प्रतीत होता है कि बूनर का विकास का सिद्धांत पियाजे के संवेदीय पेशी अवस्था, ठोस सक्रिय की अवस्था तथा औपचारिक सक्रिय की अवस्था का विकल्प है। परंतु बूनर की व्याख्या विचारों के विकास में भाषा की भूमिका के संबंध में पियाजे से बिल्कुल अलग है। पियाजे के अनुसार विचारों का विकास में भाषा की भूमिका अलग अलग प्रक्रिया होते हुए नज़दीकी संबंध रखते हैं। पियाजे के अनुसार बालक की विचार प्रक्रिया उसके आंतरिक तर्कों पर आधारित होती है। आंतरिक तर्क इस बात पर निर्भर होता है कि बालक किस प्रकार अनुभवों को सीखता है, अवस्थित करता है। छोटे बालक दृश्य
प्रतिबिंबों और अनुकरण के आधार पर प्रतिक्रिया करते हैं। ब्रूनर के अनुसार विचार आंतरिक भाषा है जो तर्क नहीं अपितु भाषा नियमों पर आधारित होता है। संज्ञात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संज्ञात्मक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक होते हैं। कारक मतलब होता है रुकावट डालना, ठीक है। जैसे करो के अनुसार जो होता है, सीटेट में आया हुआ था कि संज्ञात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक करो के अनुसार क्या है, ठीक है। करो के महोदय जो थे उनके अनुसार विभिन्न कारक मानसिक विकास को प्रभावित करने की वंशागत नाड़ी मंडल को रचना प्रभावित विकास की गति सीमा को निश्चित करती है। कुछ अन्य भौतिक दशाएं और व्यक्तिगत वातावरण संबंधी कारक भी हो सकती है जो तीव्र और मंद कर देते हैं। कभी भी आपसे पूछेगा संज्ञात्मक विकास के प्रभावित करने वाले कारक की जो सिद्धांत दिए हैं करो तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में तो आपको लगाना होगा करो के अनुसार, ठीक है। यही बिल्कुल सही आंसर होगा। वहाँ 4 ऑप्शन में आपको भी कन्फ्यूजन लगेगा, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बहुत से बालकों में ऐसी बौद्धिक अक्षमताएं पाई जाती हैं जिन्हें वंशाक्रम से प्राप्त होती है। जैसे कोई बालक बचपन से क्या होता है, थोड़ा सा बोलने में उसकी हिचकिचाहट होती है, शरीर अपंग होता है। ये सब पोषण की कमी के कारण वंशानुक्रम के कारण होती है। यही कारक है, ठीक है, शारीरिक विकास के। और दूसरी बात, किसी का माता पिता के जेनेटिक प्रभाव के कारण उसके कान आँख विकलांगता देखी जाती है, ये भी हो सकता है। लेकिन इन चीज़ों को दूर करने के लिए बहुत सारे पौष्टिक आहार अभी के समय में दिया जा रहा है और आंगनबाड़ियों के माध्यम से इसे हम प्रभावित कर सकते हैं, इसे दूर कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।